सूखी धरती, प्यासा शहर। रोहन समीर संग चले अदृश्यपुर की खोज में जादुई राह पर मिले। सोलार लहर ने रोकी मशीनें जब छाया था अंधेरा। मिट्टी और पुरानी सीख ने दिया जीत का सहारा। लेकर बीज वो लौटे वापस बुलबुल नगर संवारने। कुदरत और प्रगति मिलकर आए दुखों को हराने। दिन की शुरुआत होती है। तेज सूरज बुलबुल नगर नाम के एक हाईटेक शहर पर चमक रहा है। जमीन सूखी और फटी हुई है। इमारतें पुरानी और टूटी हुई हैं। हवा भारी और धुएं से भरी हुई है और फव्वारे में पानी नहीं है। लोग हाईटेक सूट पहनकर यहाँ वहाँ चल रहे हैं। वो थके हुए और परेशान नजर आ रहे हैं। तभी रोहन और समीर सामने आते हैं। दोनों ने हाईटेक सूट पहना है। रोहन के हाथ में एक होलोग्राफिक रिस्ट बैंड है जो हवा में नक्शा दिखा रहा है, मगर बैटरी कम होने की वजह से वो बार-बार झिलमिला रहा है। समीर, अगर हमने जल्दी उस जगह को नहीं ढूंढा तो हम इस गर्मी में नहीं रह पाएंगे। शहर का सारा पानी खत्म हो चुका है और मशीनें भी जवाब दे रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम एक ऐसी जगह को ढूंढ रहे हैं जो नक्शे में है ही नहीं। लोग कहते हैं कि ये जगह जादुई है और खुफियामयी है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? ये सिर्फ जादू नहीं है समीर, ये तो बहुत ही बेहतरीन तकनीक है। वहाँ के लोग हमसे बहुत आगे हैं। उन्होंने खुद को दुनिया से छिपा लिया है ताकि वो शांति से रह सके। हमें वहाँ पहुँचना ही होगा। रोहन का डिवाइस बीप की आवाज करता है और अपने आप बंद हो जाता है। बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। दोनों दूर खड़े पहाड़ की ओर देखते हैं और हल्की सी सांस छोड़ते हैं। कुछ वक्त बाद रोहन और समीर एक घने जंगल से गुजर रहे हैं। दरख्त लंबे हैं मगर उन पर पत्ते नहीं हैं। सब कुछ सूखा और मरा हुआ लगता है। तेज धूप सीधी जमीन पर पड़ रही है। चलते चलते रोहन और समीर पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तभी समीर एक दरख्त के पास रुकता है और हल्का सा हांफने लगता है। रोहन, मैं और नहीं चल सकता। मेरा जीपीएस मर चुका है। हमारी बोतलें खाली हैं। हम यहाँ चलते चलते मर जाएंगे। रोहन को आसपास एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक हलचल महसूस होती है। रुको, यहाँ की हवा अलग है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे हवा में कोई लहर चल रही हो? रोहन अपने हाथ हवा में आगे बढ़ाता है। तभी कुछ अजीब सा होता है। उसके हाथ बीच हवा में ही गायब होने लगते हैं, जैसे वो दो अलग अलग दुनिया के बीच बदल रहे हों। ये देखकर समीर घबरा जाता है और पीछे की तरफ उछलकर हट जाता है। तुम्हारा हाथ कहाँ गया? यही वो ढाल है। ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी शील्ड है जिसके पीछे वो कस्बा छिपा हुआ है। डरो मत, मेरे पीछे आओ। रोहन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर हवा में गायब हो जाता है। समीर थोड़ा डरते हुए उसके पीछे चलता है। वो दोनों अदृश्यपुर गांव में कदम रखते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये गांव किसी हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म जैसा लगता है। यहाँ के घर कांच और संगमरमर के बने हैं और हवा में तैर रहे हैं। यहाँ की हवा हल्की और साफ है। यहाँ सब कुछ जिंदा और खूबसूरत लगता है। वाह, ये तो बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसा है। देखो रोहन, घर हवा में तैर रहे हैं। ये अदृश्यपुर है। यहाँ की तकनीक कुदरत के साथ मिलकर काम करती है। जब वो दोनों हैरानी से सब कुछ देख रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। वो भी एक फ्यूचरिस्टिक सूट पहनी हुई है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहरी दुनिया के लोगों का यहाँ आना मना है। मेरा नाम रोहन है। हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारा शहर प्यासा है और मर रहा है। हमें आपकी मदद चाहिए। हमें पता है आपके पास बहुत एडवांस मशीनें हैं। मशीनें ही सब कुछ नहीं होती। आप लोग हमारी तकनीक के पीछे आए हैं, मगर क्या आप उसे संभालने के लायक हैं? दोनों उलझन में खड़े हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ वक्त बाद माया रोहन और समीर को अदृश्यपुर गांव के ग्रैंड काउंसलिंग हॉल में लेकर जाती है। हॉल की दीवारें हाईटेक हैं, जो रंग बदलती रहती हैं। चारों तरफ होलोग्राफिक स्क्रीन लगे हुए हैं, जिन पर गांव की हालत नजर आ रही है। बीच में काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर विक्रम बैठे हुए हैं।
रोहन, समीर और माया उनके सामने बैठे हैं। ये शहर से आए हैं, इन्हें सिर्फ हमारी मशीनों में दिलचस्पी है। बेटा, तुम जिस तकनीक को जादू समझ रहे हो वो तो सिर्फ एक जरिया है। असली ताकत तो जड़ों में होती है। तुम लोग अपनी जड़ों को भूल चुके हो। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें अपनी ऊर्जा की तकनीक मिल जाए तो हम अपने शहर को बचा सकते हैं। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ कुछ दिन रुक सकते हो। देखो और सीखो कि हम कैसे रहते हैं। रोहन और समीर इस सभ्यता को समझने और सीखने का मौका एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो अदृश्यपुर के खेतों में जाते हैं। यहाँ के पौधे स्वस्थ हैं और उन पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। एक आदमी पौधों की देखरेख बच्चे की तरह कर रहा है और दूसरा आदमी रिमोट से बड़े पानी के स्प्रिंकलर चला रहा है। ये सब देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। रोहन, यहाँ तो काम करना कितना आसान है। बस बटन दबाओ और सब हो जाता है। काश हमारे शहर में भी ऐसा होता। हाँ, लेकिन देखो, ये लोग मशीनों पर पूरी तरह मुनहशिर नहीं हैं। ये लोग उनसे बात करते हैं जैसे वो जिंदा हो। जब वो चल रहे होते हैं तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ? भूकंप आया क्या? नहीं, देखो, वो दराज का टावर रुक गया है। वो एक बड़े वॉच टावर को बंद होते हुए देखते हैं। उसका डिस्प्ले बार बार झिलमिला रहा है। दूसरी तरफ विक्रम और माया कंट्रोल रूम में एक बड़े होलोग्राफिक स्क्रीन के सामने खड़े हैं। सारे डिस्प्ले एक एक करके बंद हो रहे हैं। काम कर रहे रोबोट्स भी एक के बाद एक बंद होने लगते हैं। एक बहुत बड़ा सोलार तूफान आया है जिसने हमारे सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीनों को बंद कर दिया है। हमारी शील्डें गिरने वाली हैं। अगर ढाल गिर गई तो बाहर की दुनिया हमें देख लेगी और हमारी पानी की मशीनें भी बंद हो गई हैं। गांव वाले प्यासे रह जाएंगे। रोहन और समीर दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ। नहीं बेटा, ये तूफान इतना ताकतवर है कि कोई भी मशीन काम नहीं करेगी। अब टेक्निक्स हमें धोखा दे रही है। सभी लोग परेशान हैं। यहाँ अब गांव अलग सा दिख रहा है। कहीं भी रोशनी नहीं है। जो घर हवा में तैर रहे थे वो जमीन पर आ गए हैं। लोग डरे हुए लग रहे हैं। अदृश्यपुर के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो अपने बंद पड़े डिवाइस पर बार बार बटन दबा रहे हैं। पानी कहाँ है? ये मशीन काम नहीं कर रही। मुझे भूख लगी है, लेकिन फूड डिस्पेंसर बंद है। विक्रम, माया, रोहन और समीर अभी भी कंट्रोल रूम में हैं और ये सब अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। रोहन, अगर इनकी टेक्निक फेल हो गई तो हमारा क्या होगा? हम तो यहाँ फंस गए। हमें कुछ करना होगा। अगर मशीनें चल नहीं रही तो हमें पुराने तरीकों से काम करना होगा। वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। चारों गांव में एक सूखे कुएं के पास पहुँचते हैं। कुआं बेलों और धूल से ढका हुआ है। वो पानी से रोते हुए गांव वालों को देखते हैं। सब चुप हो जाओ। सालों से हमने इन मशीनों पर यकीन किया और अपने पुराने तरकीबों को भूल गए। अब वक्त आ गया कि हम वापस अपने पुराने तरीकों की तरफ मुड़ लें। लेकिन हमें कुएं से पानी निकालना नहीं आता। मशीनें खुद ही पानी साफ करके हमें देती थी। मैं मदद कर सकता हूँ। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि बिना बिजली के पानी कैसे साफ किया जाता है। विक्रम और माया उम्मीद भरी नजर से रोहन की ओर देखते हैं। बेटा, आज तुम्हारी किताबी बातें और हमारी पुरानी यादें ही हमें बचाएंगी। और हम पानी यहाँ से नहीं निकाल सकते। हमें नदी के नजदीक जाना होगा। गांव के पश्चिम छोर पर एक बड़ी नदी है। शायद हम वहाँ जा सकते हैं। हमें जल्दी करना चाहिए। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। चारों दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुँचते हैं। नदी का पानी खामोश है और पहले से ही गंदा दिख रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक फिल्टरेशन खराब हो चुकी है। रोहन नदी के पास फावड़े से जमीन खोदना शुरू करता है। रोहन, हम गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? पानी तो नदी में है। समीर, अगर हम सीधे नदी का पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। हम मिट्टी और रेत का कुदरती फिल्टर बनाएंगे। ये वही तरीका है जो हमारे दादा परदादा इस्तेमाल करते थे। रोहन फिर उस गड्ढे में कोयला और छोटे छोटे पत्थर भर देता है। ये तो बहुत ही आसान है। हम भूल गए थे कि मिट्टी खुद एक सबसे बड़ा फिल्टर है। कुछ वक्त बाद उस गड्ढे से साफ पानी आने लगता है। पानी बिल्कुल साफ और चमकदार दिखता है।
माया उसे चखती है और मुस्कुरा देती है। ये पानी तो मशीन के पानी से भी ज्यादा मीठा है। वाह, शायद अब हम इसे इस्तेमाल करके इस मुसीबत से आजाद हो सकते हैं। अब सभी तसल्ली से दिखते हैं। अगले दिन फिर से गांव में हलचल है, मगर अब कोई मशीन नहीं है। विक्रम नौजवानों को सिखा रहा है कि मिट्टी का इस्तेमाल करके घरों को ठंडा कैसे रखा जाए। वो कांच की दीवारों पर मिट्टी और घास का मिश्रण लगा रहे हैं। रोहन उन्हें लिवर और पुली का इस्तेमाल करके भारी चीजें उठाना सिखा रहा है। वो दरख्तों के छाल से बनी मोटी रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा बेटा, टेक्निक का मतलब सिर्फ चिप्स और बिजली नहीं होती। टेक्निक का मतलब है समझ। कुदरत के उसूलों को समझना ही असली काम है। सच कहूँ, हाथ से काम करने में एक अलग ही सुकून है। मशीन के साथ हम भी मशीन बन गए थे। माया औरतों को सिखा रही है कि जड़ी बूटियों से दवा कैसे बनाई जाए, क्योंकि रोबोट डॉक्टर सब काम नहीं कर रहे। वो जड़ी बूटियों का लेप बनाकर बच्चे के घाव पर लगाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन पौधों में जादू छिपाया था। हमें मशीनों के चक्कर में इस जादू को खो दिया था। अब सभी के चेहरे पर उम्मीद, और वो बिना किसी मशीन के खुद पर यकीन करके काम कर रहे हैं। और फिर 3 दिन बाद रात के वक्त गांव फिर से जिंदा दिखता है। और यहाँ होलोग्राफिक लाइट्स नहीं है, मगर दरख्त के दिए और छोटे छोटे आग जल रहे हैं। लोग साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। अचानक फिर से वही हल्की सी गूंजने वाली आवाज सुनाई देती है। मेन वॉच टावर की लाइट्स झिलमिलाती हैं और हरी रोशनी में चमकने लगती हैं। रोबोट फिर से बीप करने लगते हैं और चलने लगते हैं। एनर्जी वापस आ जाती है। तूफान चला गया, ऊर्जा एनर्जी वापस आ गई। लोग खुशी से झूम उठते हैं। रुको, मशीनों को चलने दो, लेकिन जो हमने इन 3 दिनों में सीखा है उसे मत भूलना। असली जीत वही है जहाँ टेक्निक और परंपरा साथ चले। सभी खुश हो जाते हैं। रोहन और समीर को ऐसे सराहा जाता है जैसे वो इस सभ्यता के रक्षक हों। अब उनके जाने का वक्त आ गया है। दोनों को अदृश्यपुर गांव के बाहर तक छोड़ने लाया जाता है। रोहन और समीर उस अदृश्य दरवाजे के सामने खड़े हैं। तुमने हमारी बहुत मदद की रोहन। तुमने हमें याद दिलाया कि हम कौन हैं। ये बीज लो बेटा। ये वो पौधे हैं जो बिना ज्यादा पानी के उग जाते हैं। इन्हें अपने शहर ले जाओ और याद रखना, जब मशीनें रुक जाएं तो घबराना मत, अपनी मिट्टी की तरफ देखना। रोहन विक्रम से बीजों से भरा बैग लेता है। शुक्रिया, अब मैं समझ गया हूँ। हम अपने शहर को सिर्फ मशीनों से नहीं, बल्कि पुरानी टेक्निक से भी बचाएंगे। हम एक नया शहर बनाएंगे जो खूबसूरत और टिकाऊ होगा। ठीक है अदृश्य प्रवासियों, अब हम चलते हैं। सभी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और रोहन और समीर नीली रोशनी के अंदर कदम रख देते हैं। रोहन और समीर खुद को फिर से उसी धूल भरे जंगल में पाते हैं, मगर अब वो डरते नहीं हैं। वो एक नए प्लान के साथ शहर की ओर चल पड़ते हैं।